गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने चैप्टर 1 के अंदर कंप्यूटर की विशेषता क्या है वो देखा था। पार्ट 1 के अंदर कंप्यूटर क्या है वो देखा था। अभी बच्चों हम ये वीडियो का पार्ट 2 है, चैप्टर 1 का पार्ट 2 बराबर। तो हमने विशेषता देखी थी, 5 विशेषताएं देखी थी हमने। अभी हम छठी विशेषता देखते हैं बच्चों, विभिन्न उपयोगिता। यानी कि कंप्यूटर की उपयोगिता कहाँ कहाँ पे होती है। तो बच्चों तुम जानते हो कि पाठशाला में, ऑफिस के, बैंक में, एयरपोर्ट के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, अस्पताल में संदेश व्यवहार भेजने के लिए, अन्य कई क्षेत्रों में उसका उपयोग होता है। तो बच्चों कंप्यूटर का उपयोग हम सब ने पता है, हम सबको ही पता है कि पाठशाला, ऑफिस, बैंक, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, बैंक, हर एक क्षेत्र के अंदर कंप्यूटर का उपयोग होता है। आप सब ने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पे घूमे होंगे, आपने देखा ही होगा टिकट बनवाने के लिए, दूसरे बहुत सारे काम के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो इस युग के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक संदेशा व्यवहार के इस युग में सूचना के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है। नेटवर्क के रूप में कंप्यूटर नगरों तथा देशों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। विश्वव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से बोला जाता है। बच्चों ये क्या है कि एक गांव से दूसरे गांव, एक देश से दूसरे देश में अगर हमें ईमेल भेजना है तो वो हम कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। किससे? विश्वव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े हुए होते हैं। जैसे हमारा मोबाइल से हम एसएमएस भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं सबको, उसी तरह हम इलेक्ट्रॉनिक संदेशा व्यवहार यानी कि ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक संदेशा व्यवहार जिसके अंदर हम फ़ोटो और वीडियो भी भेज सकते हैं बच्चों। मैसेज के साथ फ़ोटो और वीडियो भी हम भेज सकते हैं बराबर। वो कहाँ पे भेज सकते हैं? विश्व के सारे कंप्यूटर में भेज सकते हैं। आपके कंप्यूटर से अमेरिका भेजना हो, यूरोप भेजना हो, कहीं पे भी भेज सकते हो बराबर। तो ये था हमारा इंटरनेट बराबर। तो बच्चों ये हमने कंप्यूटर की 6 विशेषताएं देखी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों कंप्यूटर के लाभ बराबर। क्या दिए गए? कंप्यूटर के लाभ। देखो बच्चों, जो यहाँ पे हमारा थोड़ा बाकी था कि इंटरनेट के रूप में प्रसिद्ध है ईमेल। देखो यहाँ से रिपीट करवा देता हूँ वापस में कि इलेक्ट्रॉनिक संदेशा व्यवहार के युग में सूचना के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है। नेटवर्क के रूप में कंप्यूटर नगरों तथा देशों में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। विश्वव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से प्रसिद्ध है ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ है। केवल कुछ सेकंड में ही नगरों और देशों में संदेश या सूचना के आदान प्रदान के लिए उसका उपयोग होता है। तो बच्चों ईमेल का उपयोग कहाँ पे होता है? बहुत सारे नगरों में, देशों के अंदर अगर हमें सूचना एक साथ भेजनी है, सूचना का आदान प्रदान यानी कि जानकारी की लेन देन करनी है, तो उसके लिए ईमेल का उपयोग किया जाता है बराबर बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं हम, कंप्यूटर के लाभ कौन कौन से हैं। तो पहला लाभ विशाल क्षमता। कंप्यूटर का पहला लाभ है बच्चों विशाल क्षमता। लोगों को उनके कार्य ज़्यादा क्षमतापूर्वक करने में कंप्यूटर मदद करता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं हम, हिसाब रखना, रिकॉर्ड सुरक्षित रखना आदि जैसे ऑफिस में कंप्यूटर का उपयोग होता है बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं? तो विशाल क्षमता यानी कि कंप्यूटर की क्षमता होती है और बहुत विशाल होती है। उसके अंदर बहुत सारे हम हिसाब रख सकते हैं, हमारे जो डेटा होता है, रिकॉर्ड होते हैं, उसे सुरक्षित रख सकते हैं। और अन्य काम जैसे कि ऑफिस में कंप्यूटर का उपयोग भी होता है। 2 नंबर वाले लाभ है हमारा ज़्यादा अच्छी सेवा। तो बच्चों ज़्यादा अच्छी सेवा, हमें एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर कंप्यूटर के उपयोग द्वारा टिकट के आरक्षण का कार्य ज़्यादा सरल बना है। बैंक में ग्राहकों के खातों में देख रेख रखने के लिए तथा शीघ्र सेवा प्रदान करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है। ऑफिस, होटल, हॉस्पिटल तथा अन्य स्थानों पर कंप्यूटर के उपयोग से
कार्यभार घटता है और लोगों को ज़्यादा अच्छी सेवा प्रदान की जा सकती है। बच्चों ये क्या है कि ज़्यादा अच्छी सेवा, हमें कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छी सेवा किस तरह मिलती है? तो रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे हम जाते हैं तो हमें ज़्यादा समय तक खड़े नहीं रहना पड़ता है। कंप्यूटर के अंदर जल्दी से काम होता है, इसलिए हमें तुरंत टिकट मिल जाता है और सेवा हमारी सरल हो जाती है। बैंक में अगर हम जाते हैं तो बैंक में खातों में हमारा बैलेंस कितना है वो सारा कंप्यूटर में दिख सकता है, इसलिए शीघ्र सेवा प्रदान करता है। इसलिए हमारा कंप्यूटर का उपयोग अच्छी सेवा के अंदर होता है। ऑफिस, होटल में भी आप जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, सभी स्थानों के ऊपर कार्यभार घटता है, यानी कि काम करने की जो बोझ है वो घट जाता है। कंप्यूटर के कारण हमारा काम आसान हो जाता है। तो बच्चों अगर आपको कहीं जाना है घूमने को और आपको टिकट बुक करनी है तो आप घर बैठे भी आपके कंप्यूटर से टिकट बुक कर सकते हो। बराबर बच्चों, आपके घर बैठे भी टिकट बुक कर सकते हो कंप्यूटर के माध्यम से, लेकिन कंप्यूटर के साथ इंटरनेट जुड़ा होना चाहिए। फिर तीसरा लाभ है शिक्षा। क्या है बच्चों तीसरा लाभ हमारा? शिक्षा। अभी कंप्यूटर में के लाभ शिक्षा के लिए किस तरह होता है? तो पाठशाला के अंदर कॉलेज तथा शैक्षणिक संस्थाओं के विभिन्न विषय सिखाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है। कंप्यूटर की मदद से पढ़ना केवल सरल और गतिशील ही नहीं बल्कि खूब आनंददायक भी होता है। बच्चों तो मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर से ही पढ़ा रहा हूँ, बराबर। मैं आपको ये बुक है आपकी, वो बुक मैंने यहाँ पे कंप्यूटर में ली है और मैं कंप्यूटर के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो क्या हुआ, हमारी पढ़ाई आसान हो गई, मतलब आप घर बैठे भी पढ़ सकते हो। किसके माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम से, बराबर। आपको वीडियो भेजा जाता है और आप वीडियो देखते हो और पढ़ते हो, तो हो गया ना सरल हमारा काम। तो इस ये पाठशाला के अंदर, कॉलेज में, बड़ी बड़ी शैक्षणिक संस्था है उसके लिए अलग अलग विषय सिखाने के लिए, फिर कुछ अवकाश के संशोधन के लिए, ऐसे बहुत सारे काम के लिए कंप्यूटर की मदद से पढ़ना केवल सरल हो जाता है और गतिशील भी हो जाता है और आनंददायक भी है, बराबर। दूसरी बात आगे है, चौथा लाभ मनोरंजन के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों, हम मनोरंजन के लिए, संगीत सुनने के लिए, चलचित्र या कार्टून देखने के लिए तथा खेल खेलने के लिए आप कंप्यूटर के ऊपर गेम भी खेल सकते हो, इसके लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है। संगीत की स्वर रचना करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होता है, बराबर। स्वर रचना यानी कि क्या? जो गाना बनता है ना, गाना, उसके अंदर संगीत देने के लिए अलग अलग म्यूज़िक ऐड करने होते हैं, वो म्यूज़िक ऐड करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों हमने ये क्या देखे, ये कंप्यूटर के लाभ देखे। पहला लाभ था विशाल क्षमता, दूसरा लाभ है ज़्यादा अच्छी सेवा, तीसरा लाभ है शिक्षा, चौथा लाभ है मनोरंजन। तो ये सारे कार्य करने के लिए हमारा कंप्यूटर का उपयोग होता है और इसके कारण हमारा काम सरल हो जाता है, आसान हो जाता है बच्चों। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर का इतिहास। मेरा बच्चों, कंप्यूटर का इतिहास के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, कंप्यूटर रचना के लिए उपयोग में ली गई टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर विभिन्न पीढ़ियों में विभाजित किए गए हैं। आओ अब हम कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों के बारे में संक्षेप में जानें। बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि कंप्यूटर का इतिहास, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में बदलाव होता गया। देखो यहाँ पे क्या बताया आपको, टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर के विभिन्न पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। कंप्यूटर को क्या किया गया है कि उसके जो संशोधन थे, उसके टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी के आधार पर उसके अलग अलग पीढ़ियों में विभाजित किया गया है, बराबर। अब हम कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों के बारे में संक्षेप में जानेंगे। तो पहला है हमारा अबेकस। तो बच्चों अबेकस यानी क्या? तो हजारों साल पहले मनुष्य को जटिल गणना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। गणना करने के लिए प्राचीन काल में मनुष्य उंगली, अंगूठों के बीच के पर्वों का उपयोग करता था। बच्चों पहले आपको पता होगा, जब कैलकुलेटर नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तो हम ऐसे गिनती करते थे। देखो ऐसे 1 2 3 4 5। अभी भी हम कई बार ऐसे गिनती करते हैं बच्चों, 1 2 3, मतलब उंगली के जो निशान है हमारे वैसे हम गिनती करते हैं। तो इसके लिए तब हमारा काम थोड़ा मुश्किल था। तो परंतु मनुष्य ने जब पदार्थों की लेन देन शुरू की
तब जोड़, घटाव, गुना, भाग जैसे गणित के काम करने की ज़रूरत पड़ती थी। तेज़ी से और अचूकता से ऐसी गणनाएं करने के लिए लगभग 5000 वर्ष पहले चीन के अंदर एबेकस यानी कि मन का स्टैंड नामक युक्ति की खोज हुई। किसकी खोज हुई? एबेकस की खोज हुई। एबेकस की खोज हुई 5000 साल पहले। और किसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ी? ये है हमारा एबेकस यानी कि मन का स्टैंड। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? कि तब के समय के अंदर व्यवहार होने लगे, व्यवहार करने के लिए हमारे गिनती का काम बढ़ गया, इसलिए जोड़, घटाव, गुना जैसे गणित के काम करने के लिए किसी को एक आइडिया आया, इसलिए उसने ये एबेकस की खोज की। तो देखो एबेकस क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। एबेकस लकड़ी के फ्रेम में जड़ित तारों की श्रृंखला का बना होता है। तारों में अनेक रंग बिरंगी मनके पिरोए होते हैं। तार पर ऊपर या नीचे की ओर मनकों को खिसकाकर सरल गणना कर सकते हैं। बराबर। तो यहाँ पे क्या बताया गया? तो मनके होते हैं ना, मनके, या मनकों को ऊपर नीचे खिसकाकर हम उसकी सरलता से गिनती कर सकते हैं। तो कैसे बच्चों? देखो यहाँ पे आपको ये एबेकस दिया गया है, यानी कि एक मनका की एक स्टैंड दिए गई है, उसके अंदर लकड़ी है, लकड़ी के अंदर तार है, तार में ये मनके पिरोए गए हैं, अलग अलग रंग के वो है, सफ़ेद, हरे और काले रंग के वो मनके दिए गए हैं। और ये फ्रेम में जड़ित तारों की श्रृंखला का बना होता है। तारों में अनेक रंग बिरंगे यानी कि कलर वाले मनके पिरोए गए हैं। अभी यहाँ पे क्या है? ये मनकों को ऊपर नीचे खिसका कर हम गिनती कर सकते हैं। ऊपर नीचे खिसका कर हम इसको यहाँ पे लेके जोड़ना है, वो जो भी करना है हम इसके माध्यम से गिनती कर सकते हैं। बराबर। तो मनकों को खिसकाकर सरल गणना बहुत तेज़ी से की जा सकती थी। थोड़े ही समय में विश्व के कई देशों में एबेकस का उपयोग होने लगा था। यानी कि धीरे धीरे ये क्या हुआ? ये प्रख्यात होता गया, विख्यात होता गया, और धीरे धीरे सभी जगह के ऊपर ये मनका स्टैंड का उपयोग किया जाने लगा। एबेकस बोलते हैं जिसे। बराबर। तो ये था कंप्यूटर का इतिहास के अंदर पहला एबेकस की रचना की गई जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, तो गिनती करने के लिए हमें एबेकस का उपयोग किया जाता था। अभी एबेकस के बाद दूसरी और एक खोज हुई जिसका नाम है, ये देखते हैं बच्चों, जिसका नाम है नेपियर बोन्स। 2 नंबर वाला है नेपियर बोन्स। पहला वाला क्या था हमारा? एबेकस। अभी दूसरा वाला है हमारा नेपियर बोन्स। बराबर। तो देखो बच्चों नेपियर बोन्स क्या है, उसका उपयोग कैसे करते थे। बराबर। तो नेपियर बोन्स और स्लाइड रूल, बराबर, नेपियर बोन्स और स्लाइड रूल। स्लाइड रूल भी आपको नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले हम नेपियर बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। बराबर बच्चों, तो ये है नेपियर बोन्स। बराबर। गिनती करने के लिए ये उपयोग किए जाते थे। किसके बाद? तो एबेकस की खोज हुई, उसके बाद किसकी खोज हुई? नेपियर बोन्स की खोज हुई। तो सन 1614 के अंदर जॉन नेपियर नामक स्कॉटिश गणितज्ञ ने गुना करने के लिए एक डिवाइस खोजा। वह नेपियर बोन्स के नाम से प्रसिद्ध हो गया। नेपियर बोन्स हड्डियों में से काटकर बनाया हुआ पट्टियों का समूह है। प्रत्येक पट्टी की 4 बाजुएं हैं। देखो हर एक पट्टी की कितनी बाजुएं? 4। 1 2 3 और नीचे की बाजू 4। बराबर। ये एक पट्टी जैसा बनाया गया है, उसकी हर एक 4 बाजू है। एक जो लिखा हुआ है एक ये साइड में दिख रही है 2, वो साइड में दिखेगी 3 और नीचे की ओर 4। तो नेपियर बोन्स हड्डियों में से काटकर बनाया हुआ पट्टियों का समूह है। प्रत्येक पट्टी की 4 बाजुएं हैं। 2 पट्टियों को पास पास रखने से गुना प्राप्त कर सके, इस तरह उन पर 0 से 9 अंक लिखे हुए होते हैं। 0 से 9 अंक। देखो पास पास में दोनों पट्टियाँ रखी गई है और उसमें 0 से 9 अंक दिए गए हैं। 0 9 8 7 6 5 4 3 2। बराबर। इस तरह ये 0 से 9 अंक दिए गए हैं। और नेपियर बोन्स से प्रेरित होकर विलियम अट्रेड नामक अंग्रेज गणितज्ञ ने 1620 में स्लाइड रूल की खोज की। बराबर बच्चों। तो स्कॉटिश वैज्ञानिक था, स्कॉटिश गणित वैज्ञानिक था, उसने गुना करने के लिए किसकी डिवाइस खोजा?
तो नेपियर बोन्स नामक डिवाइस उसने खोजा, और तो इसके कारण हमारा गुना करने का था काम वो आसान हो गया नेपियर बोन्स के कारण। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़ी ही समय के बाद 1620 के अंदर जो विलियम अट्रेड नामक अंग्रेज गणितज्ञ था, कौन सा, विलियम अट्रेड, उसने क्या किया, 1620 में स्लाइड रूल की खोज की। किसकी, स्लाइड रूल की खोज की। तो देखो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, स्लाइड रूल के बारे में पढ़ते हैं। स्लाइड रूल की दो पट्टियों का बना होता है। स्लाइड रूल क्या होता है, दो पट्टियों का बना होता है। एक पट्टी पर दूसरी को सरकाया जा सके, इस तरह उसकी रचना होती है। पट्टियों पर अंक लिखे हुए होते हैं। पट्टियों को सरकाकर गुना, भाग तथा जटिल गणनाएं भी सरलतापूर्वक, तेजी से और अचूकता से की जा सकते हैं। देखो बच्चों, ये है आपका स्लाइड रूल, जो स्कॉटिश वैज्ञानिक ने उसका खोज किया था। विलियम आर्ट्रेड नाम था वो अंग्रेज गणित वैज्ञानिक का, और उसने ये स्लाइड रूल की खोज की है। और वो कैसे था, तो दो पट्टियों का बना था। एक पट्टी ये दूसरी पट्टी, ये दो पट्टी का बना हुआ है वो, और एक पट्टी ऊपर दूसरी को सरकाया जा सके, इस तरह उसकी रचना होती थी। यानी कि एक पट्टी के ऊपर दूसरी जो पट्टी थी वो सरका जा सके, यानी कि ये जो पट्टी है ना वो सरकती थी बच्चों, ये पट्टी इधर से इधर सरका जा सकती थी। मतलब उसी तरह उस पर अंक लिखे हुए थे। देखो छोटे छोटे आपको अंक दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे अंक दिख रहे हैं स्लाइड रूल के ऊपर बच्चों। ये यहाँ पे छोटे छोटे, जैसे आपकी स्केल होती है ना, स्केल के ऊपर कैसे अंक लिखे हुए थे, बराबर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, उसी तरह ये स्लाइड रूल के ऊपर भी अंक लिखे हुए हैं। और ये कितनी पट्टियाँ हैं, दो पट्टियाँ हैं, दो। वो पट्टियों को सरकाकर गुना, भाग तथा जटिल गणनाएं भी सरलतापूर्वक, तेजी से और अचूकता से ही की जा सकती है। बराबर बच्चों। तो स्लाइड रूल के माध्यम से क्या है कि गुना और भागा किया जा सकता था, दोनों काम हो सकते थे। लेकिन नेपियर बोन से हमारा एक ही काम होता था, क्या होता था, गुना कर सकते थे। तो आगे बढ़ते देखते बच्चों कि इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर की खोज हुई तब तक लगभग 300 वर्ष तक वैज्ञानिक तथा गणितज्ञ स्लाइड रूल का उपयोग किया करते थे। कि जब तक कैलकुलेटर की खोज नहीं हुई, बराबर, कैलकुलेटर की खोज जब तक नहीं हुई तब तक 300 साल तक किसका उपयोग किया गया, स्लाइड रूल का उपयोग किया गया। बराबर बच्चों। तो जब कैलकुलेटर नहीं था उसके पहले ये स्लाइड रूल का उपयोग किया जाता था, गुना करने के लिए, भाग करने के लिए तथा जटिल गणनाएं करने के लिए ये स्लाइड रूल का उपयोग किया जाता था। तो हम अभी आगे देखते हैं बच्चों। आगे हमारा है 3 नंबर वाला पास्कलाइन। क्या है, पास्कलाइन। अभी बच्चों ये पास्कलाइन क्या है वो देखते हैं हम। तो देखो, पास्कलाइन यानी कि सन 1642 के अंदर जोड़ तथा घटाव करने के लिए फ्रेंच वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने गणना करने का एक यंत्र खोजा, उसको पास्कलाइन कहते हैं। बराबर। जोड़ तथा घटाव करने के लिए फ्रेंच देश का जो वैज्ञानिक था ब्लेज पास्कल ने क्या किया, जोड़ तथा घटाव करने के लिए और गिनती करने के लिए एक यंत्र खोजा, उसको पास्कलाइन कहते हैं। बराबर। पास्कलाइन इसे कहते हैं बच्चों, देखो आपके चित्र में भी यहाँ पे दिख रहा है, ये पास्कलाइन है। बराबर। इसमें जोड़ तथा घटाव कर सकते हैं। तो विभिन्न आधार स्थल पर रखे गए चक्र परस्पर दांतों की सहायता से घूमते हैं। देखो ये चक्र रखा है, यहाँ पे भी चक्र है, और ये जो है ना वो दांतें हैं, दांतों के सहायता से वो घूमता रहता है, यहाँ से यहाँ फिट हुआ है। बराबर। और एक दूसरे की सहायता से वो घूमते रहते हैं। और सन 1674 में लिबनिज नामक जर्मन गणितज्ञ ने पास्कलाइन में सुधार कर एक नया यंत्र विकसित किया, उस पर गुना तथा भाग भी हो सकते थे। यह यंत्र मल्टीप्लायर व्हील के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बराबर। तो फ्रेंच वैज्ञानिक था ब्लेज पास्कल ने, उसने इसकी खोज की, किसकी, पास्कलाइन की खोज की। पास्कलाइन की खोज हुई, लेकिन थोड़े समय के बाद
1674 में लिबनज नामक जो जर्मन गणितज्ञ था उसने क्या किया, पास्कलाइन में थोड़े सुधार किए, यानी कि ये यंत्र के अंदर थोड़े बहुत सुधार किए, ये यंत्र को थोड़ा विकसित किया ताकि उसके ऊपर हम ज़्यादा गिनती कर सके, और उसने उस पर गुना तथा भाग भी हो सकते थे। यह यंत्र मल्टीप्लायर व्हील के नाम से फिर प्रसिद्ध हुआ। पहले क्या नाम था इसका, पास्कलाइन। बाद में यह यंत्र किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ, मल्टीप्लायर नाम से प्रसिद्ध हो गया। किसके बाद, पास्कलाइन के बाद। क्यों, क्योंकि उसमें लिबनिज नामक जर्मन वैज्ञानिक था, उसने पास्कलाइन में थोड़े सुधार किए और यंत्र को विकसित किया और उस पर गुना तथा भाग भी कर सकते थे, वैसा काम उसने कर दिया। पहले क्या हुआ, पहले जो फ्रेंच वैज्ञानिक था उसने खाली जोड़ तथा घटाव के लिए ही ये यंत्र बनाया था, लेकिन बाद में जर्मन वैज्ञानिक ने क्या किया, उस पर गुना तथा भाग हो सकते थे, यह काम भी उसने कर दिया। और बाद में पास्कलाइन का नाम बदल गया, बाद में मल्टीप्लायर उसका नाम हो गया और वो मल्टीप्लायर नाम से प्रसिद्ध हो गया। बराबर बच्चों, तो हमने तीसरा इतिहास देखा कंप्यूटर का, पास्कलाइन। अभी हम आगे देखते हैं चौथा इतिहास, एनालिटिकल इंजन। क्या देखते हैं बच्चों हम, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन सन 1834 में, देखो एनालिटिकल इंजन सन 1834 में चार्ल्स बेबेज नामक स्कॉटिश गणितज्ञ ने एनालिटिकल इंजन नामक गणक यंत्र की रचना कर सर्वप्रथम कंप्यूटर विकसित किया। बराबर। अभी देखो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया कि एनालिटिकल इंजन इसकी खोज की और बाद में उसने सर्वप्रथम कंप्यूटर भी विकसित कर दिया। अद्यतन कंप्यूटर की तरह एनालिटिकल इंजन में भी इनपुट डिवाइसेस गणना करने के लिए यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी बैंक और आउटपुट डिवाइस थे। दुर्भाग्य से बेबेज ने इस यंत्र की रचना पूर्ण नहीं कर पाए, फिर भी वह चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। बच्चों, चार्ल्स बेबेज जो है उन्होंने एनालिटिकल इंजन की खोज की और एनालिटिकल इंजन ने उन्होंने खोज तो कर दी, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया, वो पूरा काम नहीं कर पाए। यानी कि ये जो यंत्र है हमारा एनालिटिकल इंजन, उसकी यंत्र की रचना पूर्ण नहीं कर पाए, वो अधूरा रह गया। लेकिन फिर भी वो चार्ल्स बेबेज जो है वो कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। बराबर। देखो कि वो जनक क्यों माने जाते हैं, उन्होंने क्या किया, एनालिटिकल इंजन के जो खोज की उन्होंने, तो उसके अंदर गणना करने के लिए उन्होंने यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी बैंक की भी रचना कर दी। मेमोरी बैंक और आउटपुट डिवाइस भी थे। बराबर। यानी कि जो गिनती करते हैं वो गिनती हमारे उसके अंदर संग्रह भी कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि मेमोरी बैंक, बराबर, और आउटपुट डिवाइस, यानी कि हमें वो गिनती दिखा भी देता था, परिणाम भी दिखाता था, इसलिए उनको जनक माने जाते हैं कंप्यूटर के। एनालिटिकल इंजन की खोज करने से कंप्यूटर की पीढ़ियों में, कंप्यूटर के इतिहास में बड़ा आविष्कार हुआ, बड़ी एक वैज्ञानिकों को खोज मिली। तो बच्चों, हमने देखे कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, हमने 4 चीज़ें पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा अबेकस, बराबर, गिनती करने के लिए अबेकस का उपयोग किया जाता था, इसमें जोड़, घटाव, गुना, भाग जैसे गणित के कार्य किए जाते थे। उसके बाद में हमारा आया नेपियर बोन्स, जिसके अंदर हम गुना कर सकते थे, बराबर, गुना कर सकते थे। इसके अंदर जो हमारे जॉन नेपियर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने ये खोज की थी। बाद में उसके ऊपर बदलाव हुआ, तो जो अंग्रेज वैज्ञानिक थे विलियम एट्रेड, उन्होंने स्लाइड रूल की रचना की। स्लाइड रूल की रचना करने के कारण क्या हुआ कि हमारा गुना तो हो सकता था, लेकिन साथ साथ भागा भी और जटिल गणनाएं भी सरलतापूर्वक से हमारे होने लगी। किसके ऊपर? स्लाइड रूल के ऊपर। बाद में कैलकुलेटर की खोज नहीं हुई, तब तक हम स्लाइड रूल का उपयोग करते रहे। बाद में देखा हमने बच्चों ये 3 नंबर वाला पास्कलाइन। पास्कलाइन में हमने पढ़ा कि फ्रेंच वैज्ञानिक था ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन की खोज की। पास्कलाइन पे क्या काम होता था? पास्कलाइन पे खाली जोड़ तथा घटाव के काम होते थे, जोड़ तथा घटाव का काम होता था। बाद में उसमें सुधार हुआ,
जर्मन वैज्ञानिक ने सुधार किया और मल्टीप्लायर व्हीकल नाम से वो प्रसिद्ध हो गया और उसमें गुना का काम भी हो सकता था, जोड़ घटाव के साथ गुना का काम भी इसमें होने लगा था। बाद में आया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन में क्या था, जोड़ गुना घटाव भागा ये सारा काम होता था। उसके अलावा कंट्रोल यूनिट था, मेमोरी बैंक था और आउटपुट डिवाइसेस भी था इसके साथ साथ। तो बच्चों इसीलिए चार्ल्स बेबेज को एनालिटिकल इंजन के चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने एनालिटिकल इंजन की खोज की थी और एक एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर की खोज के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, इसीलिए उनको कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। तो बच्चों आप सबको ये वीडियो देखना है। अगर एक बार देखने से समझ में नहीं आता तो आपको ये वीडियो बार बार भी आप देख सकते हो ताकि आपका रिवीजन हो सके, आपको ये चीज़ पढ़ाई हुई याद रह सके। तो बच्चों जो लोग जो मीटिंग में नहीं पढ़े हैं वो लोगों को ये वीडियो देखना है और रिवीजन करना है बराबर। अगर आपको नहीं समझ में आता तो बार बार ये वीडियो देखें ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ओके बच्चों, तो बाय बाय। ये था हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 2। फिर आगे मैं दूसरा वीडियो भी आपको भेजूँगा। बाय।